चलो तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बाबू फिजिकल। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि सर फिजिकल का क्लास कब से शुरू होगा, जल्दी शुरू कीजिए सर, हमको फिजिकल पढ़ने का मन है। तो लीजिए आज से हम लोग फिजिकल का क्लास भी शुरू कर रहे हैं। साथ में हम लोग का ऑर्गेनिक पहले से चल रहा है तो ऑर्गेनिक चलते रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग फिजिकल का क्लास भी पूरा करने वाले हैं ताकि हम लोग का सिलेबस में स्पीड हो, जल्दी से आगे बढ़े। बात रहा ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक फिजिकल या इनऑर्गेनिक खत्म होने के बाद करेंगे। अगर सब एक साथ ही कर लेंगे तो शायद आपको भी पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो, आपको भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो बाबू हमको एक बात समझ में आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं, तो 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं तो क्या हम वो नहीं पढ़े। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आप क्या सरकार के पास सिर्फ परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं? आप एक कागज का टुकड़ा, पास वाले कागज का टुकड़ा लेने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं ना। आपको डिग्री से मतलब नहीं होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज लेने के लिए वो 30% काट कर आप नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। आपको हर एक पॉइंट को पढ़ना होगा, हर एक बात को पढ़ना होगा जो आपको पढ़ना है। तो हम 30% काटेंगे छाटेंगे नहीं, वो 30% रहे या 50% रहे, उसको आपको देखना है कि आप किस तरह से उसको पढ़ पाते हैं। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार का क्या यार एकदम व्यवस्था खराब हो गया है, तो उसको आप नहीं देखिए, आप देखिए कि हमको क्या करना है। तो हम हर एक बात को आपको पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट के पढ़ाएंगे जो आपको एनसीईआरटी बेस होगा या इससे अधिक भी देने का कोशिश करेंगे। साथ में जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे तो वो जेई का हो, चाहे तो नीट का हो, चाहे तो बोर्ड का हो, हर तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको हम सोल्व कराएंगे। हर तरह का न्यूमेरिकल हम करवाएंगे आपको, ताकि आपका अंदर से पढ़ने का एक अलग सा जज्बा हो। तो बाबू ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल, 12th का फिजिकल। तो इसके पहले एक बात और छोटा सा बताना चाहते हैं। हम लोग पहले 11th का क्लास कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ दिन से क्लास 11th का नहीं हो रहा था, तो 11th का क्लास भी हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ दें। तो चलो बाबू आज से शुरू करने वाले हैं फिजिकल। फिजिकल में हमको क्या क्या पढ़ना है आज हम उसके बारे में छोटा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या क्या देखना है। तो बाबू एक बात और, आपको फिजिकल शुरू करने से पहले फिजिकल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने होंगे जो हम 11th में कर दिए हैं। 11th का शुरुआती क्लास बेसिक जो हुआ है फिजिकल से रिलेटेड है, तो आप 11th प्लेलिस्ट में जाकर 11th रेगुलर क्लास को देखें। उसमें जो भी हम लोग बेसिक से काम किए हैं वो सभी को आप कवर करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये सारा बात हम उसमें देखे हैं। बहुत सारा बात लॉग के बारे में देखे हैं हम लोग। सेंटीडेसी यानी रूपांतरण करने के लिए देखे हैं हम लोग, तापमान को बदलने के लिए सीखे हैं। तो सारा प्रक्रिया को पहले जाकर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले तो आज से हम लोग का अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो बाबू हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। सबसे पहले हमको ये बात को याद रखना है कि हमको 12th में क्या क्या पढ़ना है, यानी फिजिकल में हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अरे भाई सबसे पहले आप ये जानकारी रख लो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सबसे पहले उसके बारे में तो आपको जानना होगा ना कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमको इस चीज़ के बारे में पता है, तो आप उसको अच्छे से एक तरह से संग्रह कर सकते हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th क्या देखना है हमको। सबसे पहले देखना है सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमको एक बात को पता कर लेना है कि हमको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 12th। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू चैप्टर के नाम कि हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यानी सिलेबस का मतलब है पाठ्यक्रम, हमको पढ़ने वाले कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बाबू सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ए बाबू हमको बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग
4 मार्क्स के पढ़ने होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मार्क्स हम लिख रहे हैं उतना मार्क्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे भी होते रहता है, तो उससे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रखना है। दूसरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू बिलियन या घोल भी कहते हैं, घोल, बिलियन या घोल। ये बाबू हमको पढ़ना है 5 मार्क्स, 5 अंक के इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर भी वही बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर का, ज़्यादा या कम भी रह सकता है। अगला चैप्टर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट को चैप्टर का नाम नहीं याद रहता है, तो आज से चैप्टर का नाम याद हो जाना चाहिए बाबू। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। ये भी हमको पढ़ने होते हैं 5 मार्क्स के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बाबू, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, और ये भी हमको पढ़ना है 5 मार्क्स का। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक और चैप्टर कहिए, लास्ट हमको पढ़ना है बाबू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन या पृष्ठीय रसायन, पृष्ठ रसायन। और ये जो चैप्टर है बाबू, ये हमको पढ़ना है 4 मार्क्स यानी 4 मार्क्स का, 4 नंबर का, 4 अंक का। अगर हम इस सभी चैप्टर को मिलाएं तो हमको टोटल कितने मार्क्स फिजिकल से लगभग मिलते हैं? तो बाबू आपको लगभग देखने से पता चल रहा होगा, 4, 5, 9, 5, 14, 5, 19 और 4, 23। यानी हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग बाबू सिलेबस है फिजिकल का 23 मार्क्स का, यानी इससे हमको 23 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग कुछ ऊपर नीचे भी होता है। तो हम लोग देखेंगे बाबू यहाँ पर 5 चैप्टर। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स और 5वां है बाबू सरफेस केमिस्ट्री। तो जल्दी से आप ये 5 चैप्टर के अंक के साथ हमको क्या क्या पढ़ना है, इस सभी को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता हो पाए कि हमको सिलेबस फिजिकल का क्या क्या है, हमको फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस ठोस अवस्था, यानी पहला चैप्टर हम लोग का क्या है बाबू, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। आप अगर सही से कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बिल्कुल आपको लगेगा कि क्या बात है, ऐसा भी केमिस्ट्री होता है। तो सारा चीज़ इसमें जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो भी आपसे बनेंगे और आप आसानी से इसको देखेंगे और कहेंगे कि कितना हल्का था ये। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से पहले हम लोग इसमें कुछ छोटे छोटे जानकारियों को देखेंगे, यानी सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है तो इसमें हम छोटे छोटे बात को देखेंगे। तो आज से हम लोग का शुरू होने वाला है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है। और आप लोग को मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है लगातार। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बाबू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी हमने बताया, इसको हम लोग कहेंगे बाबू ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। अब एक बात पता चल रहा होगा कि ठोस अवस्था आखिर क्या है, किसका अवस्था है। तो आप सभी जानते हैं, ये बेसिक बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो ठोस अवस्था है मैटर का ही एक नेचर है। मैटर यानी हिंदी में इसको कहेंगे बाबू पदार्थ या द्रव्य,
क्या कहेंगे, पदार्थ या द्रव्य। हमको 11th में ही ये बात को पढ़ाया गया था कि जो पदार्थ है ना, मैटर है ना, पदार्थ, इसके मुख्य 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन से बाबू? तो पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं, पहला क्लास है इसलिए इसको जानना काफ़ी जरूरी है। अब बाबू सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में देखेंगे, फिर द्रव के बारे में देखेंगे, फिर गैस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ठोस के बारे में। तो हमको 11th क्लास में एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ाया गया था, चाहे उसके पहले भी 9th क्लास में, 10th क्लास में हमको छोटा सा डेफिनेशन बताया गया था कि वैसा पदार्थ, वैसा द्रव्य जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम सेम हो, निश्चित हो, डिफिनिट हो, यानी जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। क्या हो बाबू? निश्चित हो, यानी उसमें कोई भी बदलाव ना हो, कभी भी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ठोस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट था बाबू क्या? द्रव। द्रव लिक्विड। द्रव क्या है? तो आप लोग को मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है। क्या है? एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। अब इसमें मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी है, तो इस गिलास में जो पानी है, इस पानी का आयतन कितना हो गया बाबू? 1 लीटर। और अगर इस गिलास का शेप देखें तो लंबा, यानी गिलास की तरह दिख रहा है। अब क्या करते हैं कि इस गिलास वाले पानी को एक हम लोटा में डाल देते हैं। लोटा समझते हैं ना, आप सभी के घर में होगा, तो लोटा में डाल देते हैं। तो लोटा में जैसे हम इस पानी को डालेंगे तो क्या यहाँ 1 लीटर है तो यहाँ 2 लीटर जाएगा, क्या यहाँ 1 लीटर है तो यहाँ 3 लीटर हो जाएगा, क्या यहाँ 1 लीटर है तो यहाँ आधा लीटर हो जाएगा? नहीं ना, यानी जितना हम यहाँ से इसमें डालेंगे बाबू, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर यहाँ 1 लीटर हो तो यहाँ भी क्या होगा? 1 ही लीटर होगा। यानी इसका जो वॉल्यूम है ना बाबू, आयतन है ना, वो फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें शेप का, तो इसका जो शेप है ना, इसका जो आकृति है वो कैसा है? गिलास के जैसा, यानी लंबा है। लेकिन अगर हम इसका आकृति देखें बाबू, तो इसका आकृति है किसके जैसा? लोटा के जैसा, यानी थोड़ा सा इससे अलग है। तो बाबू इससे जब पानी इसमें डालेंगे तो पानी इसके जैसा तो नहीं दिखेगा, दिखने लगेगा इस लोटा के जैसा। लेकिन पहले किसके जैसा दिख रहा था? गिलास के जैसा। यानी गिलास से लोटा में डाले तो इसका आकृति चेंज हो गया, यानी शेप चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं आया। इसके बाद अगर हम फिर इस लोटा से अगर हम किसी बड़ा सा बर्तन में डाल देते हैं तो इसका आकार इसके जैसा होगा, लेकिन यहाँ 1 लीटर तो यहाँ भी 1 लीटर। यानी इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम द्रव किसको कहते हैं बाबू? एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जल क्या है? द्रव है। तो द्रव को हम जिस जिस स्थान पे ले जाएंगे, उसको हम जिस जिस तरह के आकृति वाले बर्तन में डालेंगे, वैसा वैसा आकृति उसका दिखेगा। लेकिन अगर उसका आयतन एक जगह जितना है तो उसको हम बदलते जाएंगे, उसके आयतन में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी इसमें हमको डिफाइन करना है, तो इसका डिफाइन क्या होगा बाबू? तो जिसका आयतन अनिश्चित हो कि निश्चित हो? जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, लेकिन किंतु आकार यानी आकृति अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उससे हम लोग कहेंगे द्रव। और एक बात आपको पता है, गैस के बारे में हमने 11th क्लास में बहुत बेहतर तरीके से बताया था। तो बाबू गैस क्या है? तो जिसका ना तो आकार निश्चित होगा, न ही आयतन निश्चित होगा, यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे गैस। अब एक बात याद करो, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे गैसीय अवस्था। याद कीजिए, द्रव की अवस्था में हम लोग को एक बात पढ़े थे, गैसीय अवस्था। कुछ उसमें हम लोग द्रव की अवस्था के बारे में पढ़े थे, द्रव के बारे में पढ़े थे, लेकिन विशेष रूप से हम लोग उसमें गैस के बारे में पढ़े थे। तो गैसीय अवस्था हम लोग 11th में पढ़ लिए हैं। द्रव अवस्था के बारे में छोटा मोटा जानकारी ले ली है। विशेष रूप से द्रव के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर डिटेल में इसमें नहीं दिया गया है, तो डिटेल में हम भी नहीं बताए हैं। गैसीय अवस्था के बारे में हम पहले वाले क्लास में बताए थे। तो बाबू हमको आज पढ़ना है ठोसीय अवस्था। क्या पढ़ना है? ठोसीय अवस्था, यानी ठोस के बारे में। तो यहाँ पर एक बात आपको पता चल गया कि ठोस क्या होता है बाबू?
बाबू, तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। अब निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके आणविक कण होते हैं ना, यानी इसके जो अंदर के कण होते हैं, यानी ठोस में जो भी छोटे छोटे घटक रहते हैं, जो भी घटक रहते हैं, वो अणु हो, परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी रहे, उसके अंदर जो भी घटक होते हैं वो इतने सुसज्जित ढंग से एक दूसरे से सटे होते हैं ना बाबू, कि उसमें कोई भी परिवर्तन खुद से नहीं होता है। उसको परिवर्तन करने के लिए उसको अलग से दाब दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तब जाकर उसमें बदलाव होता है। ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे देखें तो उसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है, फिक्स है। जैसे मैं अगर डस्टर की बात कर ले तो डस्टर का आकृति और इसका जैसा वॉल्यूम दिख रहा है वो अगर हम कहीं भी परिवर्तन कर दें फिर भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम निश्चित दिखाते हैं। तो निश्चित क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसका जो आणविक कण होता है वो क्या होता है? नियमित रूप से सटा होता है। क्या होता है? सटा होता है। तो कह सकते हैं कि इसका अंतराण्विक बल मजबूत होता है। अंतराण्विक बल मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इसके कण आपस में सटे होते हैं। अब इसके बाद आता है कि अंतराण्विक बल जब ये मजबूत होता है तो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो अंतराण्विक कण होता है ना वो आपस में अधिक सटे होते हैं। तो जब सटे होंगे बाबू तो इसका अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी क्या होगा? एकदम न के बराबर। अंतराण्विक दूरी क्या है बाबू? तो किसी भी पदार्थ में कणों के बीच का दूरी या कणों के बीच का स्थान या कणों के बीच के खाली स्थान को हम लोग अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी कहते हैं। तो अंतराण्विक बल मजबूत होता है, किसके कारण? अंतराण्विक स्थान कम होता है, एकदम न के बराबर, यानी कहिए तो नगण्य होता है। आप देख सकते हैं किसी भी ठोस में वो कणों के बीच में कोई भी गैपिंग आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, यानी इसमें नगण्य के समान होता है, यानी न के बराबर होता है। तो ये दोनों बात हम जान लिए कि इसका अंतराण्विक स्थान न के बराबर होता है, जिसके कारण अंतराण्विक बल इसका मजबूत होता है, काफी अधिक होता है, और अधिक होने के कारण इसमें जो कोई भी बदलाव नहीं होता। अब यहाँ पर हमको दो चीज समझना है। हमको समझना है बाबू कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसको क्या कहेंगे बाबू? इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ में दो कण के बीच का बल, दो कणों के बीच का बल क्या कहलाएगा बाबू? अंतराण्विक बल कहलाएगा। और सेकंड पॉइंट आता है बाबू अंतराण्विक स्थान। तो अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ में दो कणों के बीच का स्थान कहिए या दूरी, क्या कहलाता है बाबू? ये कहलाता है अंतराण्विक स्थान। अब यहां पर एक बात आता है कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ये प्रक्रिया हम लोग पहले से जान रहे हैं। लेकिन एक बात हमको यहाँ पर समझना है कि क्या ठोस हमको सामान्य रूप से कैसे कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण के बारे में देख लेते हैं बाबू। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका अंतराण्विक स्थान जो होता है नगण्य होता है, तो इसका अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बाबू क्या बहाव की प्रवृत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक सामान्य रूप से अधिक हो सकता है। अब यहाँ पर बात आता है कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है। तो यहाँ पर हमको ये दो बात समझना है। तो आज हम एक छोटा बेसिक बताएंगे आपको, और अगले क्लास से हम लोग ठोस अवस्था के बारे में रेगुलर ढंग से, रेगुलर रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक बात समझ लेना है, गलनांक या इसी को हम लोग कहेंगे द्रव्यनांक। अब एक गलनांक या द्रव्यनांक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाबू मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? यानी गलनांक या द्रव्यनांक हम लोग किसे कहते हैं? ये हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए हम इसके बारे में छोटा सा समझा देना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक का मतलब क्या है? गलनांक यहाँ से ही आपको पता चल रहा है, गलनांक यानी गलना, द्रव्यनांक यानी द्रव।
यानी कहता है ना बाबू कि जब कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ होता है या पिघलना प्रारंभ करता है, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है ना, उस ताप को ही हम लोग कहते हैं गलना। अगर हम इसका डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करे। अब पिघलना प्रारंभ करेगा तो कौन होगा, वो एकदम कंफर्म है कि ठोसी अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? ठोसी अवस्था में होगा। तो कहता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग बाबू गलनांक और या द्रवनांक कहते हैं। इंग्लिश से क्या कहते हैं बाबू? मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर ही आपको पता चल रहा है गलना यानी गलना मतलब गलना और द्रवनांक मतलब द्रव अवस्था में। तो यहाँ कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गलनांक या द्रवनांक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है बाबू, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या आता है? यहाँ पर आता है क्वथनांक। क्या आता है? क्वथनांक। अब ये क्वथनांक क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बाबू जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करे, उबलना, ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है यानी खौलना प्रारंभ करता है, तो उस ताप को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसमें जल डाल दिए हैं, अब यहाँ से हम हीट कर रहे हैं। अब जिस ताप पर यानी जितना टेम्परेचर पर इसमें जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाए यानी उबलना शुरू हो जाए, तो उस ताप को ही हम लोग कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? एक बात समझ में आ गया, गलनांक यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है बाबू, हिमांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमांक, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट तो सिंपल सा, फ्रीज मतलब क्या होता है? जमना। फ्रीज मतलब क्या होता है? जमना। तो सिंपल से बात में हम इसको ये बता सकते हैं कि जिस ताप पर कोई तरल पदार्थ यानी तरल पदार्थ सामान्य रूप से कौन से अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में। तो कहता है कि जिस ताप पर कोई तरल पदार्थ जमना प्रारंभ करता है, क्या करना? जमना प्रारंभ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हिमांक कहते हैं। यानी सीधा सीधा बात कह सकते हैं कि जब कोई तरल पदार्थ ठोसी अवस्था में बदलने लगता है, ठोसी अवस्था में बदलने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग कहते हैं हिमांक। तो यहाँ पर आप ये तीन बात समझ में आ गया होगा, गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। बहुत ज़्यादा इससे हमको मिलते हैं क्वेश्चन कि हिमांक क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, पूछता है कि किसका कितना क्वथनांक होता है, किसका कितना गलनांक होता है। तो इस सारा बात को आज हम समझ लिए, बेसिक से बात था, इस बात को अगर हम समझ लिए तो काम हमारा हो जाएगा। यानी सीधे सीधे एक बात यहाँ पर और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ पर द्रव से ठोसी अवस्था में यहाँ पे उबलना प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? जल उबल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ठोसी है वो क्या हो रहा है? गल रहा है। तो ये तीन बात आप समझ गए। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि जब कोई भी हमारा पदार्थ बाष्प से अगर ठोस में जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसे हम लोग कहेंगे हिमांक। तो ये तीन बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम समझ लिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो अब हम इसके आगे देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था को हम लोग शुरू करते हैं अगले क्लास में। तो ये जो बेसिक सा जानकारी था इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए और काम करने में मजा आए।